सरी आइटम्स यही बात है। लेह लद्दाख की अगर हम बात करें, अगर आपने एनसीईआरटी के नोट्स भी पढ़े हैं जो मैंने आपको दिए हुए हैं फ्री में, और एनसीईआरटी की समरी भी बनाई हुई है, पुरानी प्लेलिस्ट है, अगर आप सर्च करेंगे, मैराथन देख लेंगे पिछले साल की, उसमें भी पता लग जाएगा कि जो लेह में 2 फ्लोर के घर होते हैं और जिसमें रूफ फ्लैट होती है, क्योंकि वहां बारिश का उतना कोई प्रकोप नहीं है और हम इसको क्या कह रहे हैं, कोल्ड डेजर्ट कह रहे हैं, ठंडा रेगिस्तान कह रहे हैं। तो ठंड है इसलिए जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर हम एनिमल्स को रखते हैं, स्टोर करते हैं चीजों को, और फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग खुद रहते हैं जो दूसरा बिल्डिंग है। बात तो सही है। इन हिमाचल प्रदेश हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स, ये गलत हो गया, क्योंकि जो बैम्बू पिलर्स हैं या बांस के खंभे हैं उनपे असम में, यानी असम में बनाए जाएंगे घर। क्यों? क्योंकि बारिश ज्यादा होती है। ठीक है जी बात। इन दी विलेजेस ऑफ राजस्थान पीपल लिव इन मड हाउसेज विद रूफ ऑफ थॉर्नी बुशेस, ये हमें पता है क्योंकि राजस्थान में बारिश की कमी है, कंटीली झाड़ियां वहां होती ही हैं, उनका इस्तेमाल करके छत बनाई जाएंगी, ये बात भी सही है। श्रीनगर और जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, मतलब श्रीनगर यानी जम्मू एंड कश्मीर में है, उसकी बात करें तो मोस्ट पीपल लिव इन हाउस ऑन हाउस बोट्स, ज्यादातर लोग हाउस बोट पे रहते हैं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि वहां कई और भी प्रकार के घर हैं जिनकी बात हम जम्मू कश्मीर के विषय में कर चुके हैं। हाँ, उदय सर की क्लास में बफरिंग क्यों नहीं होती, तबस्सुम कह रही हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये है क्रिटिकल थिंकिंग। तबस्सुम अपने लिए तालियां बजा दीजिए। उदय सर ऑफिस के स्टूडियो से क्लासेस लेते हैं या डिफरेंट स्टूडियो से क्लास लेते हैं, मेरी क्लास डिफरेंट स्टूडियो से होती है, तो मेरे स्टूडियो, मेरे पर्टिकुलर स्टूडियो में प्रॉब्लम है कुछ तो, या तो मेरे इंटरनेट कनेक्शन में जो कि अभी तक पकड़ में आई नहीं है ना, तो ये एक रीजन है। लेकिन क्वालिटी का फिर मैंने अपने हिसाब से कराई हुई है चीजें। देखिए, तो अगर हम बात करें डी ऑप्शन की तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, और अगर हम बात कर रहे हैं यहां बी ऑप्शन की तो ये भी गड़बड़ है। तो ए, सी और बस ए और सी सही लग रहे हैं, कहीं है ऑप्शन डी ऑप्शन, ये रहा, है ना, सही है बात। 67% लोग सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। हाँ, बताइएगा एक बार। नहीं हो रही है बफरिंग, कोई कह रहा है, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। देखिए, अगर हम बात करें 87% लोग क्या जवाब दे रहे हैं, डी ऑप्शन। फटाफट से थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं और आप इसको एक टेस्ट की तरह लेकर के चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। कल हम 9 बजे मिल रहे हैं, है ना, और 10 तारीख को मैराथन है आपका सीडीपी का, लिमिटेड समय में काम की चीजें, बिल्कुल। The first Indian women to win a medal in weightlifting at the 2000 Summer Olympics is, यानी ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में पहली महिला जिन्होंने मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में देश के लिए, कौन सी है? बछेंद्री पाल है? नहीं, ये तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली बात है, जब पहली महिला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की बात होगी और वर्ल्ड में 5th की बात होगी तब हम कहेंगे, है ना, तिरंगा लहराया और वो सारी चीजें, कुछ मिनट्स वहां पे सुनीता विलियम्स की हम स्पेस में बात करेंगे। लेकिन कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं, भार उत्तोलक हैं कर्णम मल्लेश्वरी, बहुत ही प्यार है कर्णम मल्लेश्वरी से। किसको? सीटेट के एग्जाम को, सीबीएसई को आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं, 12 साल की उम्र से शुरू कर दिया था, आंध्र प्रदेश से हैं, इनकी बहनें भी जो हैं वो यही प्रैक्टिस करती हैं। इनके बारे में थोड़ी बातें हैं जो मैं आपको यहाँ दिखा देना चाहूंगी। भाई ये है हमारे सामने कर्णम मल्लेश्वरी जी। और अगर हम बात करें एनसीईआरटी में क्या बात हुई है, शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, ये एनसीईआरटी में जो बात हुई है उसकी बात करें। ऐसा भी हो सकता है आंध्र प्रदेश ऑप्शन में ना आए और तेलंगाना आ जाए, तो तेलंगाना आए तब भी आंसर आप तेलंगाना मार्क कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है, दोनों में से कोई एक ही देगा, आपसे पंगे उसको नहीं लेना है, क्योंकि जो प्रीवियस एनसीईआरटी है उनमें आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, जो रिसेंट है उसमें तेलंगाना भी कर दिया गया है। ठीक है जी, तो ये एक बात हुई। हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल, मतलब रहे होंगे, अब तो रिटायर हो गए, हो ही गए होंगे, इतने साल पहले लिखा गया होगा। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड, जब वो 12 साल की उम्र की थी तब से वो भार उत्तोलन या उन्होंने वेट लिफ्ट करना शुरू कर दिया था। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स, 130 किलोग्राम तक की कैटेगरी में वो मतलब वेट उठा सकते हैं 130 किलोग्राम तक का। कई लोग तो ऐसे होंगे कहेंगे हम तो 30 किलो नहीं उठा पाते हैं, है ना। देखिएगा एक बार अब, और ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के अगेंस्ट, जेंडर बायसनेस को खत्म करने वाला एक टॉपिक है, कि जो लोग ये कहते हैं, अगर कुछ बच्चों के दिमाग में ये भर गया है आसपास की सोसाइटी को देख करके कि फीमेल्स तो कमजोर होती हैं, तो कर्णम मल्लेश्वरी आपकी बुक में इसीलिए डाला गया है इस तरह के चैप्टर्स, जहां पे महिलाओं और पुरुषों के रोल ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड हैं, कि भाई महिलाएं भी जो है भार उठा सकती हैं या इस चीज में वो भी स्पेस में जा सकती हैं, वो भी माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती हैं, और पुरुष भी घर में खाना बना सकते हैं, व्हाटएवर, है ना। तो ये जेंडर बायस को खत्म करने के लिए चैप्टर्स डाले गए हैं। कर्णम हैज वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया है कि कितने मेडल जीते हैं, कोई एक स्टेटमेंट है जो गलत दे देगा और उसमें आप फंस जाएंगे, बहुत ही प्यार से चिपका देगा कि नहीं 29 नहीं 28 मेडल जीते हैं, और आपको लगेगा हाँ जीते तो हैं ही। तो 29 मेडल इन्होंने जीते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में। हर 4 सिस्टर्स ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। अब 4 सिस्टर की जगह हो सकता है
3 ऑप्शन में से एक में दे दिया कि चार सिस्टर हैं, वहां दे दिया 5 सिस्टर प्रैक्टिस करती हैं, तो कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे वही एक ऑप्शन गलत बन जाएगा। और हम ऐसे टॉपिक्स में ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, हमें रहता है हमें तो पता ही है, तो वो डिटेल्स बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज के बारे में बात हो रही है, जो कि एक धातु है, कांसा। पहला ऑप्शन है ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी आदिवासी लोग जो हैं हजारों साल से ब्रॉन्ज का या कांसे का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बात एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन है द कलर ऑफ ब्रॉन्ज इज शाइनिंग येलो। अब आप खुद खैर इसका जवाब देंगे, शाइनिंग येलो नहीं होता, एक थोड़ा सा क्या कहेंगे उसको, डस्की कह लीजिए, या मतलब चमकता हुआ येलो नहीं है, वो हल्का सा डल कह लीजिए उस चीज को आप, तो ऑरेंज की तरफ है। और ब्रॉन्ज इज मेड बाय मेल्टिंग अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। कैसा लग रहा है, गलत लग रहा है, सही लग रहा है? गलत लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा करके ये पूछ चुके हैं, क्योंकि ये जो मिक्सचर है वो कॉपर और जिंक का नहीं होता, कॉपर और टिन का होता है। ये भी आपका पेपर में आ चुका है कि जो ब्रॉन्ज है वो किसका मिक्सचर है, तो कॉपर और टिन का है। ब्रॉन्ज जो मिलेगा वो बनेगा वो कॉपर और टिन से मिलकर के बनेगा, ना कि कॉपर और जिंक से। द एलिमेंट्स यानी मेटल्स यूज्ड इन मेकिंग ब्रॉन्ज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीप माइंस। बात कुछ सही लग रही है कि गलत लग रही है, बताओ? सी ऑप्शन 63% लोग यहां कह रहे हैं। देखिएगा जो कि सही है। अब हमारे पास दो ही तो बातें सही बची हैं, दिख नहीं रही हूं मैं, देखो दो ही तो बातें सही बची हैं। एक तो हमारे पास ये है कि ट्राइबल पीपल इसको यूज कर रहे हैं जमानों से, और जो एलिमेंट है ये हम डीप माइंड से निकाल रहे हैं। जो बी और सी है वो गड़बड़ है यहाँ, तो हम ये कहेंगे ए और डी, और ए और डी इज सही, और ये ए और डी जो है सी ऑप्शन के तहत आते हैं। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखते हैं क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फैमिली। परिवार के विषय में कौन सी एक बात सही है? फैमिली एक टॉपिक है, टॉपिक क्या, थीम है, जो 6 थीम्स हैं आपके, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, है ना, थिंग्स वी मेक एंड डू, ट्रैवल, ये जो 6 थीम्स हैं जिन पर पूरा सिलेबस आपका आधारित है, उनमें से एक थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है ना? अनुप्रिया आपसे बहुत नाराज है, 2 दिन से ढूंढ रहा है। अच्छा चलो कोई नहीं यार, कमेंट नहीं पढ़ूंगी, फटाफट से आओ, क्वेश्चंस काफी सारे हैं, अभी हम 9 क्वेश्चन ही कर पाए। परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फैमिली मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली बायोलॉजिकल रिलेटेड पर्संस। तो जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं क्या वो उनका परिवार नहीं है? जो लोग जीवन भर साथ बिता दे रहे हैं वो परिवार नहीं कहलाएगा, तो सिर्फ बायोलॉजिकली ही कंसिस्ट करेंगे फैमिली, ये कहना गलत होगा। अडॉप्टेड चिल्ड्रन कैन नॉट बी कॉल्ड फैमिली मेंबर्स, तो ये तो वो वाली बात हो गई, वो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो विषय में उस समय पे बात थी कि भाई दत्तक पुत्र हैं तो ये पुत्री नहीं कहलाएंगे, फैमिली नहीं बनेंगी, तो खराब हो गई बात। सी ऑप्शन है चिल्ड्रन लिविंग विद ओनली वन पेरेंट कैन नॉट बी कॉल्ड अ फैमिली, यानी किसी एक पेरेंट की डेथ हो गई, माता या पिता में से किसी एक की, तो बच्चा अगर एक सिंगल मतलब पेरेंट के साथ रह रहा है तो वो फैमिली नहीं कहलाएंगे दोनों। क्यों नहीं कहलाएंगे भाई, है ना? एन आइडियल फैमिली कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, ये बात एकदम यहां सही हो गई कि एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न अर्थ हो सकते हैं। किसी के लिए न्यूक्लियर फैमिली जहां बच्चा माँ बाप साथ में रह रहे हैं, किसी के लिए जहां दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई वॉटेवर एक बड़ा जो परिवार है कंबाइंड, जिसको हम क्या कह रहे हैं न्यूक्लियर। और दूसरी फैमिली कौन सी होती है? आप ही लोग लिख दो, कोई बात नहीं, सोचो, इतना कॉमन टॉपिक है, दिमाग ठीक से काम कर नहीं रहा, कोई बात नहीं, मतलब आप समझ गए कि जॉइंट फैमिली, राइट। तो जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, किसी के लिए वो आदर्श हो सकती है कि नहीं भाई जॉइंट फैमिली होती है फैमिली, तो किसी के लिए हो सकता है नहीं न्यूक्लियर फैमिली है, किसी के लिए हो सकता है यार ये मेरे 2 दोस्त हैं यही मेरा परिवार है आज से। तो ये आइडियल जो डेफिनेशन है फैमिली की वो सबके लिए अलग हो सकती है, संयुक्त परिवार, राइट। तो सिंपल बात हो गई, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, कि आप किसको परिवार मान रहे हैं, किस तरह से आदर्श रूप किसके लिए क्या है, वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछा है। सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ न्यू पैस्चर्स इज कॉल्ड, यानी नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन क्या कहलाता है? यानी मौसमी आवागमन मतलब मौसम चेंज हुआ, यहां सर्दी है तो गर्मी की तरफ चले गए, कहीं गर्मी है तो गर्मियों में कहीं सर्दी की तरफ चले जाते हैं। पक्षी भी करते हैं ये सब, और लोग भी करते हैं, इंसान भी करते हैं, कि भाई जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है किसी एक एरिया में तो थोड़े मैदानी इलाकों में आ जाएंगे, वहां कुछ काम ढूंढेंगे, और जब मैदानी इलाकों में जो है काम कम है या फिर वहां बर्फ का समय जा चुका है और वहां कोई रोजगार है कुछ है तो वहां चले जाएंगे वापस। तो इसको हम बिल्कुल, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं, यानी ऋतु प्रवास कहेंगे, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कब है? जब आपकी इच्छा के विरुद्ध आप जहां रह रहे हैं वहां से आपको हटा करके किसी ने भी कहा कि भाई यहां से निकलो तुम, ये 2-4 रुपए हैं ये रखो, या जो भी करना है ये जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। डिस्प्ले, वो मूवीज में देखा होगा ना आपने कि यहाँ हॉस्पिटल
था पहले, या कुछ लोग रहते थे ओल्ड एज होम था और किसी बिल्डर का मन किया कि नहीं यहाँ तो मॉल बनेगा, फिर उसके लिए लड़ाई हो रही है, तो वो डिस्प्लेसमेंट है कि लोग चाहते नहीं बट उनको उस जगह से हटाया जा रहा है। तो वो वैसी बात तो नहीं है, यहाँ तो इच्छा से जा रहे हैं लोग। माइग्रेशन का ही एक तरह से प्रकार है डिस्प्लेसमेंट। माइग्रेट तो करते ही है ना डिस्प्लेसमेंट में भी, कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, वो माइग्रेशन है। नोमैड्स होते हैं खाना बदोश, कहीं रुकते ही नहीं, उनका ना कोई घर है ना ठिकाना, कहीं भी कभी भी रहना शुरू। तो ये ट्रांस ह्यूमेन्स है क्योंकि ऋतु के हिसाब से यहाँ पे प्रवास है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 11 देखिएगा, आसान सा सवाल है। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल, एक पहेली है जो सॉल्व करनी है। क्या कह रहे हो, बहुत पहेलियां सुलझाई हैं आपने। माई क्लॉज आर पिंक, फीदर्स ग्रे, गुटर गू आई गो ऑन ऑल डे, इन हाउस आई मेक माई होम, जस्ट टेल हाउ आई एम नोन। मतलब क्या है, कोई एक पक्षी है जो कह रहा है कि भाई रंग सलेटी पंजे गुलाबी, गुटर गू करता हूं, दिन भर शोर मचाता हूं, घरों में अपना घर बनाता हूं, बोलो क्या कहलाता हूं। क्या है गुटर गू कौन करता है, ये तो आपको पता ही है ना बचपन से। कोयल गुटर गू करती है, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो सरकार, ये स्कूल के पीछे लंच ले जाके है? नहीं, पिजन, एग्जैक्टली सही जवाब दे रहे हो आप लोग, ये तो सभी ने सही जवाब दिया इसका, ठीक है ना। 89%, 11% लोग हैं, पता नहीं कहां से आते हैं ये लोग हैं। ये डव नहीं है, कोयल नहीं है, कोयल की तो अलग ही है, आपको बताइए, बारबेट भी नहीं है, पिजन है ये, यानी कबूतर है। आपकी बालकनी में अगर कबूतर नहीं है, मतलब अगर आपने इसका सही जवाब नहीं दिया, इसका मतलब आपके घर में घोंसला नहीं बना है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हनी बीज एंड बी हाइव्स, यानी मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खी चैप्टर है एक, वो अमृता वाला, और पूछा जाता है बहुत बार, मधुमक्खियों पे क्वेश्चन आया है, और बी हाइव जो मधुमक्खियों का छत्ता है उसके ऊपर। तो अगर हम बात करें, देयर आर ओनली अ फ्यू मेल हनी बीज इन अ बी हाइव, यानी किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं, जो कि एकदम सही है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि जो मेल बीज हैं या मेल हनी बीज हैं वो बहुत कम होती हैं। जो ज्यादा रोल है वो फीमेल बीज का ही है, एक किसमें, बी हाइव में, यानी मधुमक्खी के छत्ते में। बात सही है, ट्रू है ये। A beehive has only one queen bee that lays egg। भाई क्वीन बी उसको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एग ले करने का काम करती है, और एक ही क्वीन बी होगी, बाकी सारी वर्कर बीज होती हैं, और उसमें भी जो है मेजॉरिटी जो है फीमेल बीज हैं। मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग हाइव्स, नहीं, मेल बीज का कोई खास रोल है नहीं बी हाइव में अगर हम देखें तो। फिर आता है डी ऑप्शन, मेल बीज फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर एंड दी फीमेल बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम दी फ्लावर्स फॉर हनी। क्या कहना चाहेंगे, अब आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं, एक ही जवाब सही होने वाला है, फटाफट से जवाब दीजिए। बफरिंग वगैरह मेरे ख्याल में नहीं हो रही होगी, कोई कह रहा है बहुत ज्यादा बफरिंग हो रही है, यार ऐसी खराब बातें मत करो, मैं भी चेक कर लेती हूँ, बताओ एक बार। अगर बफरिंग हो रही है तो क्या ऑफिस जाके क्लास लेना शुरू कर दें, नया स्टूडियो बनवा दें, अब बताओ क्या करें, आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना। देखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, बढ़िया चल रहा है सेशन, लाइक शेयर करते नहीं हो आप लोग, 21,000 लोग देख रहे हो, 10,000 लोगों ने लाइक किया है, बाकी 11,000 लोग कह रहे हैं बफरिंग हो रही है। देखिए एक बार, अगर हम बात करें 54% लोग ए जवाब दे रहे हैं, जो कि सही है कि गलत है पता लग जाएगा। ये बात सही थी, ये बात सही थी, ये गलत थी। मेल बीज फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर एंड द फीमेल बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स फॉर हनी। ऐसा नहीं कि मेल बीज घूमती हैं और फिर जाकर के, मेल बीज का रोल ही बहुत कम है ना। तो ए और बी ही यहाँ पे सही हुआ, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी खेल कूद का लक्ष्य कौन सा नहीं है। यानी गेम्स एंड स्पोर्ट, ये चैप्टर में भी आपके वहां एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है कि हम क्यों खेलते हैं, खेलने के क्या उद्देश्य हैं एंड ऑल। विनिंग, जीतना मुख्य उद्देश्य नहीं है या ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट कई लोग तो कहेंगे जीतने के लिए ही खेलते हैं हम लोग, है ना। बताइए एक बार, फटाफट से बताइए जवाब क्या होगा। 72% लोग कह रहे हैं सही है। बिहार से बिलोंग करता हूँ, मधुमक्खी पालन मुजफ्फरपुर, हाँ वो चैप्टर है ना मुजफ्फरपुर के, बिहार में फेमस है, अक्टूबर से दिसंबर में। बिल्कुल बिल्कुल सही सही एकदम, अनीता कुशवाहा वाला चैप्टर है, उस पर आएंगे हम। विवेक, अभी जब मैराथन सेशन होगा ना तब करेंगे उसको डिस्कस। 61% लोग विनिंग कह रहे हैं। और कंस्ट्रक्टिव सोशल एबिलिटीज, बिल्कुल सही बात है कि जो सामाजिक क्षमताएं हैं
वो हिंदी थोड़ी खतरनाक है, सही है बट कुछ ज्यादा ही कोई और फॉन्ट बन गया इसका। तो कंस्ट्रक्टिव सोशल एबिलिटीज की अगर हम बात करें, यानी बच्चे सोशली रहना सीखते हैं। सोशल एबिलिटीज कौन सी होती हैं? एक दूसरे को कोऑपरेट करना, टॉलरेट करना, है ना, या फिर हार जीत को एक्सेप्ट करना, सेंसिटिव बनना, ये सारी चीजें हैं। मेंटल अलर्टनेस बढ़ती है गेम में, भाई आपको ध्यान रखना पड़ता है ना, कुछ भी आप खेलेंगे मेंटल अलर्टनेस बढ़ेगी ही। इमोशनल मैच्योरिटी आती है कि आप हारते हैं तो दूसरे का सर नहीं फोड़ देते, है ना, ये सारी चीजें। विनिंग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि जीतना जो है वो खेलकूद का लक्ष्य है, इसलिए हम जीतना सिखाने के लिए खेलकूद सिखा रहे हैं। कभी जीत कभी हार दोनों ही चीजें चलेंगी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्योंकि सही क्यों है? क्योंकि गलत है ना, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। नॉट लिखा था, नॉट में ही हमें जवाब देना था, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव बन गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार, क्या कहता है। आसान से सवाल है। द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज, यानी पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत, यानी फ्रेश वाटर कितना है, ये पूछा है हमसे, बताइएगा। फ्रेश वाटर, अब इसमें कई लोग गड़बड़ करेंगे, हालांकि ऑप्शन इन्होंने अच्छा दिया हुआ है। 2.7%, 2.5 से 3% के बीच में ही है जो फ्रेश वाटर है ना। 97% में से सिर्फ 3% के अराउंड है जो फ्रेश है वाटर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बीन एंड तुम्बा आर मेड फ्रॉम ड्राइड, यानी जो बीन और तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र हैं वो किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। ये गोड यानी लौकी से, सूखे हुए लौकी से, कद्दू यानी पंपकिन, जैक फ्रूट कटहल, या आर्टिक हाथी चक या वज्रांगी, बताइए। बिल्कुल, किससे? ड्राइड गोड यानी लौकी से। और इसमें बीज भी संभाल के रखते हैं लोग एनसीईआरटी में, ये भी बात है ना, जो सीड्स होते हैं वो सड़ने से बचाने के लिए ड्राइड